हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। तो हमारा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट, गांव देहात जैसी जगहों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट होता क्या है उसको हमने अच्छे से समझा था, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब रूरल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। तो जैसे लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या और बाकी सारी योजनाओं के तहत चीज़ों को, इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा। लेकिन किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अब देखिए क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कोई भी बिजनेस चलाना है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है, वो क्या कर रही है, अगर कोई इंसान एक बिजनेस खोल रहा है उसमें पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तब जाके वो बिजनेस चलेगा, तभी तो जाके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और लोगों के बेनिफिशियरी और वेलफेयर के लिए काम होता है। तो ठीक उसी तरीके से अब हम रूरल की अगर हम इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा लगेगा, वहाँ का जो रोजगार है वो क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा छोटा मोटा कोई काम धंधा हो गया, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसमें जब तक पैसा नहीं लगेगा वो कैसे चीजें बढ़ेंगी। अब इंसान के पास तो पैसा नहीं है। देखिए अगर इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करें तो इकोनॉमी में दो चीजें होती है, एक होती है सेविंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बारे में मैंने अपनी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने अक्सर ये बताया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा गोल गोल घूमता है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर रहनी चाहिए, तभी इकोनॉमी बेटर चलती है। तो जितना ज्यादा सेविंग होगी उसी से लोन दिया जाएगा बैंक के थ्रू, और फिर लोन देने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जब ये चीजें जानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग करनी जरूरी है, ठीक है ना, तो गांव देहात में भी क्या है कि लोगों के पास पैसा आना चाहिए। पैसा कौन देगा, सरकार देगी। सरकार ऐसे तो है नहीं कि बांट देगी जाके सिर्फ पैसा, तो उसमें रोल प्ले करेंगे बैंक्स। बैंक का काम होता है लोन देना, तो बैंक सेटअप किए जाएंगे। अब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर और भी काफी सारे ऑपरेशंस देख रहा है, ठीक है। बैंक हमारी इकोनॉमी का एक मेजर मीडिएटर, एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी को चला रहा है। क्योंकि अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें या अभी जैसे मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, उसमें भी बैंकिंग रोल होता है। बैंक ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज्यादा करेगा, तभी इकोनॉमी को कंट्रोल रखेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखेगा, ठीक है। अब बैंक के काफी सारे काम होते हैं, तो इसलिए रूरल जो डेवलपमेंट है उसके लिए अलग से बैंक एस्टेब्लिश करे गए कि तो वो जो है बैंक सिर्फ काम करेंगे रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल के गांव देहात के लोगों को लोन देने का काम करेंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि लोग कुछ रोजगार चला सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो है पैसा लगा के अपना जो एग्रीकल्चर है उसको इंप्रूव कर सके, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पर ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ या फिर उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा भी इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो जो टॉपिक है क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज, तो पहले हम लोग क्रेडिट पार्ट को समझते हैं जो बुक में लिखा है। So growth depend on higher infusion of capital investment in agriculture and non-agriculture sector। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ग्रोथ होनी है, जो एक ग्रोथ जो हमारी जो डिपेंड करती है किसकी, हमारे गांव देहात की जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में। जब तक पैसा नहीं लगेगा तो कैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में लगना है। अब गांव देहात में समस्या क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। जो किसान है उसको बीज उगाने के लिए पहले तो पैसा चाहिए, ठीक है। बीज उगाने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसको ट्रैक्टर चाहिए। क्यों, ट्रैक्टर से क्या होगा, वो खुदाई करेगा, या फिर उसको बैल चाहिए, ठीक है। पूरे मिट्टी को खोदा जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर सोइंग प्रोसेस को समझना चाहते हो तो उसमें जानोगे आप बहुत सारा प्रोसेस होता है। इतना आसान नहीं होता एग्रीकल्चर को चलाना। अगर एक बहुत बड़ा बीघे का खेत है उसकी मिट्टी को पहले खोदना पड़ता है। पहले क्या होता था, बैल के थ्रू खुदवाया जाता था, मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा था, हल चलता था। अब है कि ट्रैक्टर का यूज होता है। ट्रैक्टर होगा तो उसके लिए फिर डीजल भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बीज उगाया जाएगा, फिर उसके बाद उसको पानी चाहिए, पानी के लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अब सोचिए हमारे इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स और एक होता है हमारा मेज क्रॉप्स। तो इस तरीके से अलग अलग सीजन्स में सोइंग की जाती है। सोइंग करने का मतलब होता है बीज उगाना, फिर उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद फसल उग के निकलती है, ठीक है। अब इतना लंबा प्रोसेस है, उसमें किसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी है, उसके भी खर्चे हैं।
तो ऐसे में पैसे का जो है एक बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। किसान के पास पैसा चाहिए पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर वो इंतजार करेगा कब उसकी फसल उगेगी, फसल उगने के बाद फिर वो उसको कटाई में डालेगा, कटाई में भी अच्छा खासा खर्चा आता है, ठीक है। उसके लिए फिर लेबर हाई करनी पड़ती है, अगर एक बड़ा किसान है तो उसको भी दिहाड़ी मजदूरी पे लोगों को रखना पड़ता है अपनी फसल कटवाने के लिए। आजकल तो मशीनरीज का जमाना है, ठीक है, वो मशीनरीज बहुत महंगी आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सारी फसल कट जाती है फिर उसको लेके शहर जाना होता है मंडी में बेचने के लिए, ठीक है। वहां पे प्राइस सेट करवाया जाता है, फिर सही दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, और इन सब के बीच में चलते हुए अगर फसल खराब हो गई, मौसम खराब हुआ, ठीक है। गांव देहात में क्या हुआ करता था कि लोगों को एक दूसरे से रंजिश बहुत रहती है कि फलाने की फसल खराब है तो रात रात को जाके उसकी फसल को बर्बाद कर दिया करते थे। ये गांव देहात में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी। तो ऐसी समस्याओं की वजह से फिर जब किसान के पास पैसा नहीं है तो कर्जे पे पैसा लिया होता है, फिर वो कर्जे में ही डूबता चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक बैंकिंग सेक्टर लाया गया कि किसान को पहले लोन दो, उसको कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, जब तक उसकी फसल नहीं हुएगी तब तक उसका लोन का जो रिपेमेंट है वो तब तक नहीं लिया जाएगा उससे। और वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जाता है। क्या होता है तो जो मैंने आपको बताया ना कि क्रॉप सोइंग और इनकम में एक गैप टाइम पीरियड होता था, ठीक है ना। अब आता है प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड की बात करेंगे कि जब क्या था कि पहले पुराने टाइम में जब अंग्रेजों का शासन था तब क्या हुआ करता था, तब भी किसान यही करता था, यही सेम प्रोसेस हुआ करता था। और ऐसे में क्या होता था कि बैंकिंग सेक्टर नहीं हुआ करता था, तो वो जमींदारों से, कर्जदारों से, मनी लेंडर्स जो साहूकार होते थे उनके पास जाके लोन लिया करता था। वो लोग क्या है कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे। तो किसान का जो जिंदगी होती थी ना वो कर्जे में ही निकल जाया करती थी, वो सिर्फ ब्याज ही दे पाता था, मूल तो दे ही नहीं पाता था। और ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही थी, जिसकी वजह से, क्योंकि आज की डेट में अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो अगर आप लोग कभी जनरली नोटिस करना, अगर आप डिफॉल्टर भी हो जाते हो तो इतना आसानी से बैंक आपको परेशान नहीं करेगा या आपको टॉर्चर नहीं करेगा या आपकी चीजों को ऐसे उठा के नहीं लेके जाएगा। उस जमाने में जो लोकल साहूकार हुआ करते थे वो सारे काम किया करते थे। फिर इसकी आड़ में लोगों के साथ गलत एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ करता था, ठीक है। वो सारी चीजें उस जमाने में देखी जाती थी। तो इसके चलते हुए बैंकिंग सेक्टर जब आता है कि लोगों को लोन देना, यानी कि किसान को लोन देना, ये सारी चीजें शुरुआत होती है। और फिर क्या होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1969 की बात है, उसके बाद फिर सोशल बैंकिंग सिस्टम आता है, तो तब लॉन्च होता है सरकार की तरफ से बैंकिंग सेक्टर। इवन वैसे भी 1970-80 के अराउंड जो है बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर की यहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि बैंक आए थे हमारे जब देश में, जब लॉन्च हुए थे, बड़े बड़े बैंक सेटअप हुए थे, तो बैंक जो था ना वो सिर्फ एक एलिट क्लास के लिए था। मतलब एक सिर्फ, अब सोचो ना, जिस इंसान के पास अच्छा खासा पैसा है वही तो बैंकिंग सेक्टर के साथ डील करेगा। अब एक बेरोजगार इंसान है तो क्या आप लोगों को लगता है कि एक बेरोजगार इंसान कभी बैंक वाले के साथ डील कर सकता है? मैं यूपीएससी का ये जो कंटेंट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा उन सारे बच्चों से कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी बेरोजगार हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, अभी आप लोगों की कोई इनकम नहीं होगी, तो क्या आप लोग अपने आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की इनकम ही नहीं है। तो जिस इंसान की इनकम ही नहीं होगी वो बैंकिंग सेक्टर का करेगा क्या? और हमारे देश में तो गरीबी सबसे ज्यादा थी, तो जो गरीब इंसान था वो बैंक को सिर्फ बाहर से ही देखा करता था, उसका कोई रिलेशन ही नहीं था बैंक से। तो सरकार ने ये किया कि 1969 में बैंकिंग सेक्टर को जब रिफॉर्म लाया गया और लोकल जनता यानी कि रूरल जो जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाले फार्मर्स थे उनको बैंक से कनेक्ट कर दिया गया, खाते खोले गए और उनको लोन देना प्रोवाइड किया गया, जिससे कैपिटल इन्फ्यूजन होता है फिर हमारे रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है ना। और उसके बाद नाबार्ड एक बैंक था जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आया था, तो उसके लिए ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए ही काम करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। नाबार्ड 1982 में बैंक लॉन्च होता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आता है 1960 के अराउंड, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी काफी ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था, हमारा काफी सारा जो था पैसा जो है यानी कि जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी। अब प्रोडक्शन बढ़ गई थी तो उसके लिए पैसा चाहिए था ना। अगर किसान को भी हम बोलेंगे कि ये लो बीज, हाई यील्डिंग सीड्स अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसके पास भी तो पैसा चाहिए होगा ना उसको उगाने के लिए, तो सरकार ने यहाँ पे फिर पैसा देना शुरू करा लोन पे, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके अलावा और हम कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो कमर्शियल बैंकिंग, तो कमर्शियल बैंकिंग यानी आज के हमारे जितने भी बैंक्स हमारे जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं ना, एसबीआई, पंजाब नेशनल, वो सारे हमारे कमर्शियल बैंकिंग में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी बैंक्स। तो बच्चे अगर आज की डेट में इसकी तैयारी भी करते हैं तो रीजनल रूरल बैंक यानी रूरल एरियाज के लिए ही स्पेशलाइज्ड ये बैंक खोले जाते हैं उन लोगों के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए। तो ये बैंक
का काम ही यही है कि रूरल एरिया के लोगों को लोन देना, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हो या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से। और उसी की तरह एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, छोटे लोगों को मिला के एक बैंक खोल देना ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो सके, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे SHG। व्हाट इज SHG? दिस इज अ सोशल हेल्प ग्रुप। अब ये सोशल हेल्प ग्रुप क्या हुआ करते थे? देखो, सोशल हेल्प ग्रुप हुआ करते थे, जैसे आप लोग आम भाषा में आजकल अगर अपनी फैमिलीज में सुनते हैं, लोग कमेटी डालते हैं ना, पैसों की ग्रुप ऑफ पीपल लोग मिलके एक पैसे जोड़ के कमेटी डालते हैं, फिर लोग ब्याज पे लोन दिया करते हैं। तो उसी तरह की ग्रुप्स हुआ करता था जो एक NGO के द्वारा चलाई गई। रूरल एरियाज में लोगों से पैसे इकट्ठे कर करके कमेटी चलाई जाती है और फिर जिसको भी लोन चाहिए किसी भी चीज के लिए उसको दिया जाता है। और फिर उसको कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ज्यादा प्रमोट कर और एक माइक्रो फाइनेंस स्ट्रक्चर में बन के तैयार हुआ, जो आज भी रूरल एरियाज में वर्कआउट करता है, ठीक है ना। तो ये सारा पूरा स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से रूरल सेक्टर में कैसे पैसे का इंफ्यूजन होता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल अप्रेजल, यानी कि जो रूरल बैंकिंग थी वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई। जैसे अगर कमर्शियल बैंकिंग की मैं बात करूं तो कमर्शियल बैंकिंग तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो वो फंड्स अलॉट करा देता है, ठीक है। लेकिन जो लोकल जनता है उससे रूरल बैंक के थ्रू ही डील होती है। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे फार्मर्स कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि रूरल कमर्शियल बैंकिंग के थ्रू जो लोन दिया गया उससे फायदा नहीं हुआ, काफी ज्यादा फायदा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, लोगों को पैसे की मदद हुई, तो उससे एग्रीकल्चर में काफी बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होता है, जो लोन डिफॉल्टर्स थे वो बढ़ते चले गए। अब वो लोन डिफॉल्टर्स क्यों बढ़ते हैं? यानी कि पैसा नहीं दे पाते हैं, टाइम से रिपेमेंट नहीं कर पाते, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या थी रीजनल रूरल बैंक्स में ज्यादा देखने को मिला, जैसे कि क्रॉप फेलर यानी कि कभी कभार मौसम खराब हो जाना, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मौसम खराब हो गया या किसी से रंजिश है, किसी ने किसी की फसल खराब कर दी। अब जब फसल ही खराब हो गई, पैसा जो फसल पे लगाया और फसल हो गई खराब, तो फिर कहां से वो लोन का रिपेमेंट कर पाएगा? तो ये समस्या बहुत ज्यादा गांव देहात में देखी जाती थी। उसके अलावा बात करूं मार्केट वोलेटिलिटी, मतलब कभी कभार क्या होता था कि मार्केट में जो प्राइस सेट होता था, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उसका मार्केट में प्राइस सेट होता है, और जो ये चीजें पैदावार होती है, जो फल सब्जियां होती हैं, इसका मार्केट में कोई प्राइस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। प्राइस इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, जिसके कारण से कभी कभार क्या होता है, उनकी कॉस्टिंग नहीं निकल पाती है। और यही इसके चलते हुए इनपुट कॉस्ट जो होती थी वो सबसे ज्यादा लग जाती थी किसान की, कभी कभी लागत इतनी ज्यादा लग जाती थी कि वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाता था, ठीक है ना। उसके अलावा इनएडिक्वेट इनकम, और इसी के चलते हुए एक प्रॉपर इनकम जनरेट कभी कभार किसान नहीं कर पाता था। और इवन जो सब्सिडीज मिलती थी, डिले इन सब्सिडी, वो सरकार की तरफ से मिलने में देरी हो जाती, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मैनेजमेंट जो था वो भी थोड़ा सा फेलियर साबित होता था। अब क्या होता है ना कि जैसे एक किसान है, उसने फसल उगाई, फिर वो मंडी में जाता है, फिर वहां पे दाम लगता है, वहां पे साहूकार, वहां पे मीडिएटर होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो मैं भी आगे आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में कि कैसे कैसे फिर किसान जो है शहरों में जाके सब्जी देता है, कैसे मंडी से फिर वो लोकल एरियाज तक पहुंचते हैं, उसको किसान का दाम कैसे मिलता है, MSP क्या होती है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को तो इस तरीके से फिर कैसे सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया, बैंकिंग सेक्टर को सेटअप किया गया, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिले। तो ये था टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज बताया। अब हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इससे और आगे टॉपिक में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या रूरल डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।